Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss पेपर नंबर 1 है एनुअल पेपर 2005 का लाहौर बोर्ड का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे आज। ये लाहौर बोर्ड ग्रुप 1 का पेपर है, तो इसको हम MCQs है वो आज सोल्व करेंगे। नंबर 1 MCQs है, आफ्टर यू खाली जगह आई वेंट टू स्लीप। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इसमें आपका जो स्टेटमेंट होती है, अगर इसको आप गौर से पढ़ें तो इसमें कोई हिंट होता है जो आपको ये बताता है कि ये कौन सा टेंस है और कौन सी फॉर्म आनी है। आफ्टर यू खाली जगह आई वेंट टू स्लीप, इसमें दो हिस्से होते हैं सेंटेंस के, एक पास्ट इंडेफिनेट का होता है और एक पास्ट परफेक्ट का। अगर तो उसने स्टेटमेंट में पास्ट इंडेफिनेट खुद बता दिया है तो हमने पास्ट परफेक्ट बताना होता है, और अगर उसने पास्ट परफेक्ट खुद बता दिया है तो हमने पास्ट इंडेफिनेट बताना होता है। अगर लफ्ज़ आफ्टर या बिफोर आ जाए तो आपके सेंटेंस के दो हिस्से होंगे, एक में पास्ट इंडेफिनेट होगा, ये चेक करें, ये पास्ट इंडेफिनेट उसने खुद दे दिया, आई वेंट टू स्लीप आफ्टर यू, तो हमने अब उसे पास्ट परफेक्ट बताना है जो कि हैड लेफ्ट, हमारी जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, शी खाली जगह टू स्कूल एन आवर अगो। अब इसमें भी इसने हिंट दे दी है, अगो का लफ्ज़ आ गया। तो ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर इस तरह का लफ्ज़ अगो, लास्ट, यस्टरडे, प्रीवियस इस तरह के आते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है, और हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये हमारी सेकंड फॉर्म सी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, ही खाली जगह दी ट्रूथ। तो ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर इस तरह की आदत कोई हो, जो मसलन मैं वर्जिश करता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, अगर आपकी कोई इस तरह की रेगुलर रूटीन है या आदत है तो वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होती है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमें पता है कि ही, शी, इट अगर हमारे सब्जेक्ट हूँ तो हम पहली फॉर्म के बाद SEIS का इजाफा करते हैं, और अगर हमारे सब्जेक्ट दे, यू, वी, आई या कोई प्लूरल नाउन हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो फिर हम सिर्फ सिंगल पहली फॉर्म लगाते हैं। अब चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो अब हमारी डी ऑप्शन जो पहली फॉर्म के बाद एस लगा हुआ है, स्पीक्स, ये ठीक है, ही स्पीक्स द ट्रूथ, तो हमारी जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नंबर 4 है, शी शी खाली जगह हर एग्जामिनेशन बाय द नेक्स्ट फॉल। इस तरह के ऑप्शन अक्सर, इस तरह का क्वेश्चन जो है पेपर में आता है। अगर बाय के बाद टाइम दिया हो, मसलन बाय द नेक्स्ट वीक, बाय द नेक्स्ट ईयर या बाय द नेक्स्ट अप्रैल या इस तरह का टाइम हो, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है जिसमें विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि वो बाय द नेक्स्ट फॉल, अगले नेक्स्ट फॉल तक एग्जामिनेशन दे चुके होंगे, तो हमारी जो सी ऑप्शन है, विल हैव टेकन, शी विल हैव टेकन हर एग्जामिनेशन बाय द नेक्स्ट फॉल, जो हमारी सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। 5 नंबर है हमारे पास MCQs, इट खाली जगह एट प्रेजेंट। ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि अगर इस तरह का लफ्ज़ प्रेजेंट, टुडे, नाउ इस तरह के अल्फाज आते हैं तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमें पता है कि हम इज़ MR के बाद फर्स्ट फॉर्म ING यूज़ करते हैं, तो ये हमारी बी ऑप्शन करेक्ट है, इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट। हम अगली MCQs की तरफ चलते हैं।
अगला ये आपके 5 MCQs आने हैं करेक्शन ऑफ वर्ब, जो कि हमने कर लिया है। आपका जो नेक्स्ट पोर्शन होता है बी जोज होता है, वो होता है चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल शीट। यानी कि इसमें एक लफ्ज़ होता है, उसकी 4 ऑप्शन होती हैं, 3 रॉन्ग होती है, इनकरेक्ट होती है, एक जो है वो करेक्ट होती है। जो करेक्ट स्पेलिंग है जिस लफ्ज़ के, वो आप लोगों ने बताने होते हैं। हमारा पहला लफ्ज़ है रेवल्यूशन, तो इसके जो करेक्ट स्पेलिंग होते हैं ये आप लोगों ने याद रखने हैं, REVELATION रेवल्यूशन। हमारी जो डी ऑप्शन है, ये लास्ट वाली, ये ठीक है। ये वैसे ए लिखा गया यहाँ पे, ये वैसे गलती हो गई है, लेकिन ये डी ऑप्शन है रेवल्यूशन, जो लास्ट ऑप्शन है वो हमारी करेक्ट है। नंबर 7 हमारा लफ्ज़ है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी तरजीह देना, प्रायोरिटाइज कोई चीज़ करना। इसके जो करेक्ट स्पेलिंग होते हैं वो होते हैं PRIORITY, प्रायोरिटी। बी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। इसमें कोई डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों ने स्पेलिंग याद करने हैं और जो सही स्पेलिंग है वो बताने हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 8 डेफिनेट। डेफिनेट लफ्ज़ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, और ये इसमें भी आप लोगों ने ये लफ्ज़ देखा होगा। ये हमारे पास है DEFINIT डेफिनेट। ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नंबर 9 हमारे पास नेक्स्ट MCQ का जो लफ्ज़ है वो है लेशर। लेशर मैंने खुशी होता है, तो ये हमारे पास ये फ़ारग वक़्त होता है, खुशी नहीं होता, सॉरी, फ़ारग वक़्त, फ्री वक़्त होता है। LEISURE लेशर। तो ये हमारे जो ए ऑप्शन है, ये वाले स्पेलिंग ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारे 4 MCQs हैं जो आने हैं करेक्ट ऑफ स्पेलिंग। पहले 5 आने हैं करेक्शन ऑफ वर्ब। सेकंड जो है बी, उसमें 4 MCQs आने हैं जिसमें करेक्ट ऑफ स्पेलिंग होने हैं, स्पेलिंग बताने हैं। नेक्स्ट है ये आपके बुक में से सिनोनिम या इंटोनिम आते हैं, या फिर वैसे वो डायरेक्ट पूछ लेता है किसी लफ्ज़ का मतलब या मीनिंग। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल शीट। ये नंबर 10 पे है। दी इंटोनिम ऑफ सफरिंग इज, ये याद रखें कि ये आपने ऊपर स्टेटमेंट को पहले पढ़ना है कि उसने सिनोनिम पूछा हुआ है या इंटोनिम पूछा हुआ है, तो उसके मुताबिक आप लोगों ने जवाब देना है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट की करते हैं, वो सिर्फ स्टेटमेंट को देखते हैं, मतलब सफरिंग लफ्ज़ देखा है और फ़ौरन उसकी जो ऑप्शन है उसमें से बता देते हैं, मसलन वो सिनोनिम बता देंगे। तो ये अगर आपकी स्टेटमेंट में इंटोनिम पूछा हुआ है तो आपने जो इसका उलट मतलब होना है वो बताना है। अगर उसने सिनोनिम पूछा हुआ है तो आप लोगों ने जो मिलता जुलता उससे होगा वो बताना होता है। तो ये आप देखिए, इंटोनिम पूछा हुआ है तो आपने अब उलट मतलब बताना है, यानी कि मुतजाद अल्फाज जो होते हैं वो पूछे हुए हैं वो बताने हैं। मसलन सफरिंग का मानी होता है मुसीबत, तकलीफ़, तो अब प्लेशर का मानी होता है खुशी। तो जो सफरिंग का मुतजाद है वो प्लेशर है, तो अब हमने प्लेशर बताना है। तो हमारी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नंबर 11 है द इंटोनिम ऑफ असेंशियल। अगेन उसने मुतजाद ही पूछा है इसका, असेंशियल का। असेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, लाजमी। तो आप देखें नेसेसरी, ये तो इसका सिनोनिम है, मिलता जुलता है। इम्पोर्टेंट भी इससे मिलता जुलता है, कंपलसरी भी मिलता जुलता है। तो हमारे पास जो उलट मीनिंग है, जो मुतजाद है एसेंशियल का, वो है हमारे पास अननेसेसरी, गैर ज़रूरी। तो ये हमारी जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नंबर 12 द वर्ड करेक्टरिस्टिक्स मीन्स। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खूबियाँ या अच्छाई। तो इसका जो डी मेरिट्स है ये तो इसके वैसे अपोजिट है, डिसक्वालीफाई, ट्रेड्स, अर्जेंट। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है ट्रेड्स, ये भी खूबियाँ या इसकी करेक्टरिस्टिक का मतलब होता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्रेड्स, TRAITS, ट्रेड्स। सी ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट है वो सी है। नेक्स्ट है 13
द सिनोनिम ऑफ परसवेर इज। अब परसवेर का मतलब बताना है, सिनोनिम बताना है। जो परसवेर का मिलता जुलता लफ्ज़ है वो अब हमने बताना है। सरेंडर, कन्वे, सी ऑप्शन गिव अप है, डी परसिस्ट है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन वो परसिस्ट है। यानी कि परसिस्ट का मतलब ही होता है कोई बड़ी हिम्मत से काम में अचीव करना, कोई अपना ऑब्जेक्टिव या हिम्मत से काम में लगे रहना। तो जो इससे मिलता जुलता लफ्ज़ है परसवेर का वो डी ऑप्शन है, परसिस्ट। तो ये हमने परसिस्ट बताना। गिव अप तो वैसे इसका इंटोनिम है, इसके उलट है। तो बाकी डी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। नंबर 14, द सिनोनिम ऑफ एडहेसिव इज। ये आपका फर्स्ट एड की जो कहानी है उसमें से लफ्ज़ दिया गया है। एडहेसिव का मतलब होता है वो जो चिमटने वाली पट्टियाँ या मटेरियल होता है चिमटने वाला, उसको कहते हैं। तो इसका हमने सिनोनिम बताना है। तो स्टिकी का मतलब भी होता है चिमटना। फ्लेक्सिबल, ये तो इसका वैसे इंटोनिम है। कर्जस, ये तो वैसे ही नहीं आ सकता। इम्पोर्टेंट, ये वैसे ही रॉन्ग ऑप्शन है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्टिकी है, क्योंकि हमने इससे अब मुतरादफ अल्फाज पूछा हुआ है, वो बताना है स्टिकी। तो इसका फ्लेक्सिबल तो वैसे मुतजाद है इसके, तो ये नहीं बताना स्टिकी, इसका सिनोनिम बताना है। तो जो ए ऑप्शन है स्टिकी वो करेक्ट है हमारी। नंबर 16, अब ये हमारी जो 5 ऑप्शन है वो उसने दी है किताब में से। उसने सिनोनिम पूछा हुआ है या इंटोनिम पूछा हुआ है। तो जो हमारी लास्ट डी जो होता है वो होता है चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट। इसमें ग्रामर में से किसी भी पोर्शन पे वो सवाल पूछ सकता है। तो ये 5 जो ऑप्शन लास्ट वाली होती हैं वो ग्रामर में से होती हैं। द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल वाज ऑन लीव। द अंडरलाइन फ्रेज इज आ एन। अब ये बताना ऑफ दिस स्कूल, ये जो फ्रेज है ये क्या है, ये कौन सा फ्रेज है। ऑफ दिस स्कूल, तो ये एडवर्बल है, नहीं है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशनल है या जेरंड है। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। दी प्रिंसिपल, हमें पता है कि जो नोन को क्वालिफाई करता है लफ्ज़ वो हमारा एडजेक्टिव होता है। अगर पूरा फ्रेज नोन के बारे में बता रहा हो तो वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाता है। तो ये ऑफ दिस स्कूल प्रिंसिपल, ऑफ दिस स्कूल, तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। बी ऑप्शन एडजेक्टिव फ्रेज करेक्ट है। 17, Maria fell over the cat. The underlined phrase is an over the cat. इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ये पूछा हुआ है ये कौन सा फ्रेज है। जेरंड है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन प्रपोजिशनल है, सी ऑप्शन एडजेक्टिव है, डी ऑप्शन नाउन है। तो ये हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज है। ओवर द कैट प्रपोजिशनल फ्रेज है। बी ऑप्शन जो है हमारी वो करेक्ट है। नंबर 18, आई लाइक pears yet आई लाइक एप्पल्स मोर दिस इज अ। अब इसमें पूछा हुआ है, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस कौन सा है। ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्लॉज तो है नहीं क्योंकि उसने पूरा सेंटेंस पूछा हुआ है। कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये कम्प्लेक्स लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये मिस्टेक हो गई है लिखने में। कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये कम्प्लेक्स भी नहीं है। ये कंपाउंड सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में तो कंजंक्शन आता ही नहीं है, तो इसमें येट आया हुआ है, तो लिहाजा ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। क्योंकि इसमें दोनों जो क्लास हैं वो इंडिपेंडेंट क्लास हैं। आई लाइक पीयर्स, आई लाइक एप्पल्स, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं। और जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं। तो ये हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। हमारी लास्ट जो MCQ है वो है समवन एट माई कुकीज़, द अंडरलाइन वर्ड इज ए एन। अब समवन पूछा हुआ है, ये बताएं ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। प्रोनाउन है, लेकिन आगे पूछा कौन सा प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव है, पोजेसिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है या कि इंडेफिनेट प्रोनाउन है। तो ये हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है। अगर इस तरह के प्रोनाउन जो होते हैं समवन, एनी, एनी अदर,
समवन, नोबॉडी, एनीबॉडी। तो इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं उनको हम कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। जो हमारी डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये हमारा लाहौर बोर्ड का जो 2005 में ग्रुप 1 में पेपर आया हुआ था वो हमने डिस्कस किया है। आगे हम तमाम अप टू डेट जो पेपर हैं बाकी बोर्ड्स के वो भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।